नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सरनेम मतलब एक उपनाम सिर्फ एक नाम से कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है। भारत में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने आप में एक पूरे समुदाय का इतिहास, उनका मकसद सब कुछ समेटे हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम की कहानी में उतरेंगे, याज्ञिक। ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये वेदों के जमाने से चली आ रही एक पवित्र आग की विरासत है। तो सवाल ये है कि आखिर एक उपनाम अपने अंदर क्या राज छिपा सकता है। चलिए आज याज्ञिक समुदाय के इसी शानदार और गहरे इतिहास को परत दर परत खोलते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जिसमें ज्ञान, परंपरा और समाज के लिए समर्पण सब एक साथ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाम से ही। आखिर ये याज्ञिक शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। इस नाम की जड़ें जुड़ी हैं यज्ञ शब्द से। अब देखिए, प्राचीन भारत में यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाकर मंत्र पढ़ना नहीं था। नहीं, ये विज्ञान और आध्यात्म का एक मिलाजुला बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और इसका मकसद एक ही था, पूरे समाज का भला, सबका कल्याण। और इसी यज्ञ को करने वाले ज्ञानी कहलाए याज्ञिक। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है वो जो यज्ञ करता है या यज्ञ का मास्टर। ये कोई साधारण उपाधि नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ उन ब्राह्मणों को मिलती थी जिन्होंने इस मुश्किल कला में, इस ज्ञान में महारत हासिल कर ली हो। अच्छा, तो नाम का मतलब तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये लोग कौन थे? इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें कहाँ तक फैली थीं? चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखिए, याज्ञिक समुदाय का संबंध भारत की 3 मुख्य ब्राह्मण परंपराओं से है: औदिच्य, कान्यकुब्ज और सारस्वत। मतलब इनका मूल घर उत्तर भारत के बड़े मैदानों से लेकर गुजरात के तटीय इलाकों तक फैला हुआ था। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसने इस समुदाय की पहचान को एक नई दिशा दी। वो था गुजरात की ओर एक बड़ा सफर। बात है 10वीं शताब्दी की। उस समय गुजरात पर सोलंकी वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा मूलराज सोलंकी का शासन था। उन्होंने अपने राज्य को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उत्तर भारत के सबसे काबिल, सबसे विद्वान ब्राह्मणों को गुजरात आने का न्योता दिया, और यज्ञ कर्म में माहिर यही ब्राह्मण गुजरात में याज्ञी कहलाए। यहीं से उनकी एक नई कहानी शुरू हुई जो आज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। इस समुदाय की जड़ें कितनी पुरानी और गहरी हैं, इसका अंदाजा इनके मुख्य गोत्रों से भी लगता है, जैसे कि शांडिल्य, भारद्वाज और वशिष्ठ। ये नाम उन महान ऋषियों की याद दिलाते हैं जिनसे इनकी पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, याज्ञिकों का काम सिर्फ यज्ञ कराना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो तो असल में ज्ञान के संरक्षक थे, जिन्होंने समाज की नींव को मजबूती दी। देखिए, इनका योगदान 3 स्तरों पर था। पहला, वेदों और संस्कृत के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, उसे बचाकर रखना। दूसरा, गुरुकुल परंपरा को जिंदा रखना, जहां शिक्षा दी जाती थी। और तीसरा, राजपुरोहित बनकर राजाओं को सलाह देना, उन्हें नीति और धर्म का रास्ता दिखाना ताकि राजकाज सही से चले। पर सवाल उठता है कि जब इतनी पुरानी विरासत आज की आधुनिक दुनिया से मिलती है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे याज्ञिक समुदाय ने परंपरा और आज के दौर में एक कमाल का बैलेंस बनाया है। जरा सोचिए, समय बदला, भूमिकाएं भी बदल गईं, लेकिन एक चीज है जो आज भी वैसी ही है: ज्ञान और सीखने की ललक। जो समुदाय कल वेदों को सहेजता था, आज उसके लोग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। जो कल गुरुकुल में पढ़ाते थे, आज वो डॉक्टर, साइंटिस्ट और बिजनेस लीडर हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपनी जड़ों से जुड़कर भी नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या निकलता है? वो कौन सी एक चीज है जिसने इस विरासत की आग को हजारों सालों से जलाए रखा है? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो एक ही धागा है जो सब कुछ जोड़ता है: सीखने और सिखाने की एक ऐसी भावना जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस समाज की नींव ज्ञान पर टिकी हो, वो बड़े से बड़े बदलाव के सामने भी मजबूती से खड़ा रहता है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी अपनी विरासत, चाहे वो ज्ञान की हो, संस्कारों की हो या फिर हमारे मूल्यों की, वो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे बनाती है? ये सवाल सिर्फ एक समुदाय का नहीं, हम सबका है। इस पर जरूर सोचिएगा।